बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है कश्फ़े ज़ात की जुस्तजू और इसकी राइटर है साइमा इकबाल सिंधु। ये एक कंप्लीट नॉवलिट है और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कंप्लीट नॉवलिट इस चैनल पर प्रोवाइड किया करूँ। और साथ में अगर कोई नावल भी मैंने लॉन्ग नावल स्टार्ट किया हुआ है तो उसकी भी एपिसोड्स डेली बेसिस पर आप लोगों को मिला करें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को, बगैर एपिसोड नहीं कह सकती, इस कंप्लीट नावल को बगैर किसी देर के। सहन के बीचों बीच बरसती बारिश से बेनियाज वो गर्दन उठाए अपने खूबसूरत घर को आखिरी बार नज़र भर कर देख रही थी। सतूनों के सहारे इस्तादा खूबसूरत घर जदीदो कदीम तर्ज का शाहकार था। सफ़ेद संगे मरमर, इटालियन खिड़कियों, फ्रांसीसी फानूस और आइवी की बेल ने उसे ख्वाबनाक सा तासुर अता कर दिया था। घर से होती उसकी नज़रें छोटे से बागीचे पर आ ठहरी थी। मोतिया और गुलाब के पौधे पापा ने खुद लगाए थे, बहुत मोहब्बत से लगाए गए। ये पौधे 2 हफ्तों से तवज्जो से महरूम थे। मोहब्बत और खून जिगर से सींचे उन पौधों को कौन पानी देगा। एकदम आंखें गीली होने लगी। बारिश के साथ नमकीन पानी के कतरे रुखसारों से लड़के थे और फिर एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल निकला। एक के बाद एक आंसू प्यासी ज़मीन में जज्ब होता रहा। एक बारिश बाहर रो रही थी और एक उसके अंदर संगमरमर के उस मुजस्मे को नुमान ने बरामदे से देखा था। 15-16 साल की नन्ही लड़की की आंखों की उदासी और वीरानी बहुत गहरी थी। बिल्कुल उसी तरह कल सितारा भी तो घर से रवाना हुई थी। आज वो भी यहाँ से जा रही थी। वो यहीं रहना चाहती थी, मगर पापा की नसीहत वसीयत आखिरी नज़र घर पर डालकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। शफकत अली से हाथ मिलाकर दादा के साथ वो भी गाड़ी की तरफ आया था। सामान अंदर रखकर उसने ड्राइविंग सीट संभाली। नुमान बैठे बैठे कोफत का शिकार हो गया था। दादा ज़बरदस्ती उसे साथ लाए थे, वरना आज की शाम उसे नैना के साथ क्लब जाना था। स्टीयरिंग पर हाथ मारकर उसने अपना गुस्सा निकाला। एक मैं ही फारिग नज़र आया था उन्हें। उस छटांग भर की लड़की ने रो रो कर हश्र मचा रखा था। पुरसकून होकर उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। दादा का उसकी हरकत नज़रअंदाज करना रेम को बहुत खिला था। उस शख्स की बेइज्जती पर नफ़रत भरी निगाह डालकर रोने लगी। उसके पापा इब्राहिम नफीस अहमद कस्बे के वाहिद डॉक्टर थे। ना सिर्फ अपने कस्बे बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में भी बहुत मशहूर थे। अव्वल तो देहात कस्बों में कोई डॉक्टर आता ही नहीं था, और अगर आ भी जाता तो ज़्यादा देर ठहर ना पाता। मगर इब्राहिम नफीस अहमद ना सिर्फ काबिल डॉक्टर थे बल्कि कस्बे में रहते हुए उन्हें एक अरसा बीत गया था। यहाँ उनकी बहुत इज्जत थी। उसकी माँ मुकम्मल घरेलू औरत थी। शायद वो कुछ पढ़ी लिखी थी या नहीं, वो बिल्कुल लाइल्म थी। हाँ, मगर उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। उसने अक्सर उसे डायरी लिखते देखा था। पापा और माँ के दरमियान बातचीत ना होने के बराबर थी। उसकी माँ के कस्बे में भी किसी से रवाबित ना थे, मगर उसकी छोटी उम्र उसे किसी गहराई में जाने ना देती। वो यानी रेम बड़ी थी, मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। कस्बे में एजुकेटेड स्कूल की ब्रांच खुलने से उन्हें बहुत आसानी हो गई थी। सितारा उससे छोटी थी और 8वीं क्लास में थी। उन दोनों में कदरे मुश्तरक। उनका सरू जैसा कद था जो उन्होंने अपने बाप से लिया था। उसकी माँ का इंतकाल हुए कई साल होने को थे, मगर माँ से मुतल्लिक यादें उसे हमेशा ही बेचैन बेकल कर देती। उसने कभी अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को ना देखा था। शायद उनके रिश्तेदार थे ही नहीं। एक शफकत अंकल थे जो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका शाम का बेशतर वक्त उनके घर में गुजरता, जहाँ पापा और अंकल ताश की लंबी लंबी बाजी लगाया करते और माँ सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती। उसने कई बार पापा से दादा नानी नाना के बारे में पूछा था, मगर वो बड़ी खूबसूरती से टाल देते। उसकी 2 सहेलियाँ थीं। स्कूल से आने के बाद उसका ज़्यादा वक्त अपनी सहेलियों के साथ गुजरता। माँ से ज़्यादा वो बाबा के नज़दीक थी। सारे दिन के रुदात बाबा को सुनाने में बड़ा मज़ा आता था। सितारा की सितारों से चमकती आंखें हर वक्त शरारत के मूड में होती, वो भी उसका साथ दिया करती। नानो कितनी ही देर उसका चेहरा हाथों में थामे देखती रही थी। नानो मामू ममानी ने सितारा को हाथ का फफोला बना रखा था। उसके लिए सब कितना नया नया अलग था सब कुछ। नानो बहुत बूढ़ी मगर बहुत एक्टिव थी। ममानी बहुत कम गो। मामू का ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजरता और ममानी का किचन में या मिशी के काम करते हुए। मिशी अब नॉर्मल थी, 10 साल की होने को थी, मगर मेंटल लेवल 3-4 साल के बच्चे लगता था। उसने अक्सर ममानी को छुप छुप कर रोते देखा था। सितारा ने कॉलोनी में बहुत सी सहेलियां बना ली थी। पापा की मौत को वो भूली ना थी, मगर हाँ, उसे चैन ज़रूर आ गया था। वक्त सबसे बड़ा मरहम जो हुआ, नानू ने उसे 9वीं क्लास में दाखिल करवा दिया था। स्कूल घर के करीब ही था।
गाड़ी एक धचके से रुकी थी। उसने नज़रें उठाई और फिर पलटना भूल गई। बिल्कुल वही घर उसके सामने था जो वो पीछे छोड़ आई थी, बहुत पीछे। और एक उसके सामने था, बिल्कुल सामने, आंखें झपक झपक कर भी। उसकी हैरत कम ना हुई थी। एक ही जैसे दो घर। वो तो घर से निकली थी और फिर वहीं पहुंच गई थी। दादा की आवाज़ ने उसके इर्तिकाज़ को मुंतशिर किया था। बेटा, तुम मेरे साथ आओ, सामान फैज़ मोहम्मद निकालेगा, एक ट्रांस की सी कैफियत में। उनके साथ चलते चलते वो अंदर आई। साफ़ सुथरी चमकती लंबी रोशें, जिसके दोनों अतराफ बाग, लंबी राहदारियाँ, कमरों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। कहीं कनाल पर फैला ये महल उसके घर जैसा, मगर बहुत बड़ा था। दादा के पीछे चलते उसे शायद सदियाँ बीत गई थी। सिटिंग रूम में रुककर उसे बैठने का इशारा किया था। बच्ची का सामान कमरे में पहुंचा दो, मुलाजमा से कहकर वो उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। महल की राहदारियों में चक फेरियां खाना, उसका जहन फ़ौरन उनकी तरफ मतवज्जे हुआ था। दादा की रूबदार शख्सियत उसे मरूब किए हुए थी, मगर शख्सियत के बरक्स उनका लहजा बहुत नर्म व शफीक था। अब आपको यहीं रहना है हमारे साथ। निदा और रिदा दोनों आपकी चचाजाद हैं। आजकल अपनी माँ के साथ अपने ननियाल में हैं, मगर जल्द यहाँ होंगी। फरीदा आपको आपका कमरा दिखा देती है। नीपे तुले अंदाज में बात करके वो वहाँ रुके नहीं थे। फरीदा के साथ मुख्तलिफ राहदारियों से होती वो अपने कमरे में आ गई थी। निदा और रिदा का नाम उसके दिल को धड़का गया था। उसे कब वाकफियत थी रिश्तों से। सितारा बड़ी शिद्दत से याद आई थी। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो हमेशा सितारा का ख्याल रखने को कहते थे। कैसे रखूँगी मैं उसका ख्याल? कैसे रख पाऊँगी? कैसी होगी वो? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों रिश्तों से महरूम रखा हमें? आखिर क्यों? तन्हाई पाते ही बहन का ख्याल बड़ी शिद्दत से हावी हुआ था उस पर। घुटनों पर सर रखकर रोते हुए उसे घर, पापा, माँ और सितारा बड़ी शिद्दत से याद आए थे। वो एक हब्स वाला दिन था। रेम कुछ जल्दी घर आ गई थी। छठी क्लास की वो बेएतमाद बच्ची अपने घर के घुटन ज़दा माहौल से फ़रार हासिल करने के लिए ज़्यादा बाहर ही रहती। सायरा की अम्मी ने उसके लिए बहुत खूबसूरत सूट सिया था, जिसे पहनकर सायरा बहुत खुश थी। उसका दिल खेल से अचाट हो चुका था। उसकी माँ ने उससे कभी मोहब्बत के दो बोल न बोले थे। उसकी तशनगी बढ़ती ही जाती। घर के काम तो कस्बे की देगर औरतें भी करती थी, मगर उनकी माँ के पास उनके लिए आधा घंटा भी ना था। कैसा तिलस्म खुदा था ये। उसका छोटा सा हसास जहन वक्त से पहले शऊर पा गया था। उसकी बेचैनी अरूज पर थी। सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर उसने घर का रुख किया था। अंदर की तरफ बढ़ते कदम दरवाजे में ही साकित हो गए। पापा और माँ की तेज़ आवाज़ें उसे मुतहिर कर रही थी। वो दरिया के दो किनारों की तरह थे, साथ साथ और बहुत दूर। उसके पापा का हमेशा का मेहरबान और नरम लहजा आग बरसा रहा था। तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इस खुद साख्ता परहेजगारी पर मैं ईमान ले आऊँगा? तुम जो कहोगे वही करूँगा। तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊँगा। समझती क्या हो खुद को? इतने साल होने को है, मगर तुम्हारा पत्थर दिल पत्थर ही रहा। मैं समझता था अपने नरम रवैये से तुम्हें मोम कर लूँगा, मगर खाम ख्याली थी मेरी। ऊंची आवाज़ से डरकर उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे से अंदर झांकने लगी। पापा माँ को बाजू से पकड़कर अपने बेडरूम की जानिब खींच रहे थे और माँ अपना पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बिन बात सिर्फ तुमने ही नहीं काटा रिश्तों की दूरी में, मैंने भी सही है। पापा का लहजा कमज़ोर हुआ था, दर्द आवाज़ से आया था। और तुम क्या समझते हो? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हमेशा बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब कभी नहीं। बिनबाज तो मैंने काटा है, मेरी रज़ा, मगर रज़ा मेरी नहीं थी। मजबूर भी तुमने किया और लाचार भी। और रहा सवाल तुम्हारी रिश्तों से दूरी का, तो इसमें तुम्हारी अपनी मर्जी थी, किसी ने फोर्स नहीं किया था तुम्हें। तुम जैसे हवस के पुजारी रिश्तों की हुर्मत क्या जाने। रिश्ते तुम्हारे लिए अहमियत ही कब रखते हैं? तुम्हारे लिए तो अहम है ना तुम्हारा दिल और उसका कहना। दिमाग से तुमने सोचा ही कब है कभी? खुद गर्ज, नफ्स परस्त। माँ भी ज़ोर ज़ोर से बोलते बहुत गुस्से में थी। उसने कब माँ को इतना बोलते सुना था? एक झटके से माँ का बाजू छोड़कर पापा ने ज़ोर का झटका दिया था। दीवार से टकराकर वो नीचे गिरती चली गई। पापा शायद उसे दरवाजे से झांकते देख चुके थे। धार से बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके वो अंदर गायब हो चुके थे। वो कुछ भी समझने से कासिर दौड़कर माँ की तरफ बढ़ी थी। निदा, रिदा और चच्ची के आने से रौनक सी आ गई थी। शाम को तरसी हुई रीम बहुत जल्द उनमें घुल गई थी। रिश्तों को तरसी हुई रीम। उसके पापा के 3 भाई थे। बड़े रहीम नफीस अहमद, उसके पापा और चचा फ़हीम नफीस अहमद। रहीम नफीस की पहली बीवी से उनका बेटा नुमान रहीम था, जो MBA करने के बाद लेदर फैक्ट्री का इंतज़ाम व इंसराम संभाल रहा था। दूसरी बीवी से उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था, जो अमेरिका में सेटल थे। फ़हीम चचा की 2 बीवियां, निदा और रिदा, और बेटा फराज था। निदा बड़ी थी, BA कर रही थी, और रिदा FSC में थी।
بیٹا अमेरिका में BA ऑनर्स कर रहा था। वो अपनी शोख बाएतमाद कज़न से बहुत इम्प्रेस थी। उस दिन के बाद से उसकी मुलाकात नुमान से ना हुई थी। हलाकू खान के साथ कहीं बाहर जाना अपनी मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। ये निदा थी जो टीवी देखने के साथ चलगुज़े खा रही थी। उसने ना समझी की कैफियत में उसकी तरफ देखा जो उसे मालूमात वहाँ पहुँचा रही थी। भाई यही अपने नुमान भाई उर्फ हलाकू खान? उसकी हंसी छूट गई। उसे ये सुनकर बिल्कुल हैरानी ना हुई थी। उससे किसी चीज़ की भी तवक्को की जा सकती थी, मगर तजस्सुस के हाथों फिर भी पूछ बैठी, वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप उनके साथ कहीं जाएं तो उनका पारा 7वें आसमान पर होता है और दिमाग अर्श मुअल्ला पर। लड़ने भिड़ने और मरने मारने में उनका सानी नहीं। आपकी तरफ देखने वाली आंखों को फोड़ने से भी गुरेज ना करे। एक दफ़ा मुझे लेने कॉलेज गए थे। किसी लड़के ने कोई आवाज़ कसी, बस फिर क्या था, हलाकू खान इन एक्शन, और बस मैं जो बेचारी पहले ही डरी सहमी थी, बिजली कड़कते देखकर हवास खो बैठी और आइंदा तहिया कर लिया कि दोबारा उनके साथ कभी नहीं आना। मुफसिल जवाब देकर वो अपने काम में मशगूल थी। चैनल सर्च करते उसे इर्द गिर्द का बिल्कुल होश ना था। सारा दंड बैठक कसरत का कमाल है। सुबह 2 घंटे मुश्किल तरीन एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे निदा, एक बात तो माननी पड़ेगी, नुमान भाई की पर्सनैलिटी है बड़ी गज़ब की, और गुस्सा तो उन पर खूब सजता है। किसी तकरीब में लड़कियां कैसे आगे पीछे हो रही होती हैं। हाँ, तुम तो हो ही उनकी चहेती, कभी जो उनके खिलाफ बात बर्दाश्त करो। नुमान भाई। उन्हें खबरदार करने का इरादा धरे का धरा रह गया। दरवाजे के फ्रेम में इस्तादा वो उनके नादिर ख्यालात से मुस्तफ़ीज़ हो रहा था, ख़तरनाक तेवरों के साथ। उन्हें घूरते वो बहुत बुरे मूड में था। तो क्या तुम्हारी तरह हलाकू खान? बात करते करते रिदा की निगाह उस पर की जानिब उठी। हर आवाज़ बाख्तगी में स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई थी। निदा ने भी उसे देख लिया था। नुमान भाई, चाय पियेंगे? आखिर निदा ने अपने आप को संभाला था। आहिस्ता रवि से चलता वो अंदर की तरफ बढ़ गया था। रीम की लापता चप्पल भी उसके जाने के बाद उसे मिल गई थी। उसकी मौजूदगी और अपनी सटपटाहट में उसे करीब पड़ी चप्पल नज़र ही ना आई थी। आज तो तुम्हारी मुझकाफियों ने मरवा दिया था। बस हलाकू खान हलाक करते करते रह गए। पता नहीं कौन सी नेकी काम आई है। निदा ने कुशन खींचकर निदा को मारा था। उनका बस चले तो हमें मक्खियाँ मारकर दीवार से चिपका दे। 32 साल के होने को है और अभी तक रंडवे फिर रहे हैं। शादी हो तो हमसे ध्यान हटे। वो दोनों खौफज़दा थे या नहीं, लेकिन उनका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे अटक गया। उसका एडमिशन निदा और रिदा के साथ लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो गया था। उसकी शख्सियत का सहारा एतमाद इन्हीं दोनों की मरहून मन्नत था, जो मुनकर नकीर की तरह हर वक्त उसके साथ होती। उसके सब्जेक्ट्स भी उन दोनों की पसंद के थे। साइकोलॉजी, इकनॉमिक्स और उर्दू लिटरेचर। माजी के दुखों को किसी हद तक भुलाए, मुस्तकबिल के खौफ से बेनियाज वो साहिब हाल थी। इन्हीं दिनों निदा की खाला ने उसे अपने बेटे नबील के लिए प्रपोज़ किया था। चची की खुशी दिलनी थी। नबील उन्हें बहुत पसंद था और फिर घर का देखा भाला लड़का था। उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। बाकायदा बातचीत के लिए आज वो लोग आ रहे थे। उन दोनों ने छेड़छाड़ कर निदा का नाक में दम कर दिया था। वो भी बुलाई सी थी। फरीदा के साथ तुम लोग भी कुछ बना लो। निदा तुम स्वीट डिश बना लो और रिदा तुम रशियन सलाद बना लो। रिम तुम दोनों की मदद करेगी। चच्ची हुक्म सादिर करके जा चुकी थी। जुज़बुज़ होती निदा बामुश्किल बेड से उतरी थी। फरीदा काम निपटा चुकी थी। वो तीनों मसरूफ़ अमल थी। मारे गए। रिदा कितनी देर पहले हलाकू खान ने तुम्हें चाय के लिए कहा था, और तुम्हारी मसरूफियत के क्या कहने, अब देकर आओ खुद ही। उसने सर पे हाथ मारकर उसकी लापरवाही याद दिलाई थी। वो भी बौखला गई थी। जल्दी चाय तैयार करके वो शशोपंज की कैफियत में थी। रिम डोंगा फ्रिज में रखकर वापस आई थी और हलाकू खान वाली स्टोरी से लाइम थी। रिम, ये नुमान भाई को दे आओ। उसके हाथ में चाय का कप पकड़ाकर उसने रुका हुआ सांस बाहर निकाला। मैं कैसे दे आऊँ? क्यों, उसके लिए करतब दिखाने होंगे जो तुम नहीं दिखा सकती। चाय ही तो देनी है, पकड़ा कर वापस आ जाओ। लेकिन मैं कैसे? ये मैं बाद में कर लेना, पहले चाय दे आओ। पुल सरात पर चलती वो यहाँ तक पहुँची। बादल नख्वास्ता दरवाज़ा नॉक किया। यस की आवाज़ पर अंदर आई। कंप्यूटर पर नज़रें जमाए वो बहुत मसरूफ़ था। जब उसे मतवज्जे करना पड़ा, चाय ले लें। उसने एक तायराना निगाह उस पर डाली और फिर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हो गया था। हाँ, यहाँ रख दो। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? भागने के चक्कर में एकदम नर्वस होकर ठहरी थी। ठीक, किसी किस्म की कोई मुश्किल तो नहीं? उसके नरम लहजे पर वो गिरते गिरते बची थी। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो वापस मुड़ी और बेड साइड पर धरी बच्चे की तस्वीर के साथ नुमान भाई की तस्वीर उसे उलझन में डाल गई। ठीक है, तुम जाओ। निदा की बात पक्की हो गई थी।
افروز خالہ بہت ہنسمکھ اور ملنسار خاتون تھیں۔ نبیل بھائی بھی ساتھ تھے۔ جھجکی سی ندا بہت ہی نگاہوں کا مرکز تھی۔ دادا، نبیل بھائی اور نعمان بھائی باتوں میں مصروف تھے۔ فہیم چچا ابھی اٹھ کر اندر گئے تھے۔ اسے اپنے پن کا بدل کہیں نہیں تھا۔ خون کے ساتھ سکون بھی اس کی رگوں میں گردش کرنے لگا۔ کسی دن ندا کے ساتھ ہماری طرف آؤ نا، افروز خالہ نے بڑی چاہت سے اسے ساتھ لگایا تھا۔ ندا کے ساتھ وہ ٹیبل سمیٹ رہی تھی جب دادا کے کمرے میں اسے طلب کیا گیا تھا۔ چچا اور ہلاکو خان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ دل لگ گیا تمہارا یہاں؟ جی، فہیم چچا کے پوچھنے پر اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ جی بیٹا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ابراہیم بھائی نے تمہیں رشتوں سے دور رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ بہرحال بیٹا، تمہارے پاپا نے وصیت کی تھی کہ ڈنگا والے گھر کو بیچ کر دیا جائے اور رقم تم دونوں بہنوں کے مشترکہ اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے۔ تمہاری شادی پر شفقت صاحب کا فون آیا تھا۔ ابھی تک وہیں اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، مگر وہ بھی لندن اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ایک بار وہاں کا چکر لگایا جائے اور ضروری سامان، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ان کے پوچھنے پر اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ دھند کی چادر آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ فیصلہ اب تمہیں ہی کرنا ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ ہاں، ایک بار میں اسے دیکھنا ضرور چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ چاہیں تو۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ امید و بہم کے بیچ لٹکتی وہ سانس روکے ہوئے تھی جب دادا نے یکلخت اس کی آنکھوں میں دم توڑتی التجاؤں کو نئی زندگی بخشی تھی۔ فہیم اور نعمان جب بھی جائیں گے آپ ان کے ساتھ جائیں گی؟ خوشی خوشی وہ وہاں سے اٹھی تھی۔ ندا، نعمان بھائی کے کمرے میں بچے کی تصویر؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ندا سے پوچھنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ ان کے بیٹے کی ہے۔ ماں کے انتقال کے پورے 3 سال بعد پاپا بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ 2 بار ہارٹ اٹیک نے ان کی رہی صحیح طاقت بھی نچوڑ لی تھی۔ ڈاکٹر نے بائی پاس کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ ہر قسم کے مشورے سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ شاید وہ جینا ہی نہ چاہتے تھے۔ پاپا کو گئے 10واں دن تھا جب ستارہ نانی کے ساتھ اور وہ دادا کے ساتھ آ گئی۔ بہت سی باتیں، یادیں اپنے آنچل سے باندھ لائی تھی۔ نعمان بھائی کا بیٹا؟ زیر لب دہراتے اس کی سوالیہ نظریں ندا کے چہرے پہ جمی تھی۔ نعمان بھائی BBA میں تھے۔ ان دنوں انکل رحیم کا بزنس اور ان کی 2 فیکٹریز بہت مشکل حالات سے دوچار تھی۔ انہیں سرمایہ کی شدید ضرورت تھی، مگر اتنا سرمایہ ان کے پاس نہ تھا۔ بزنس تقریباً ٹھپ ہو چکا تھا۔ ورکرز کی تنخواہیں ان کی ہڑتال اور فیکٹری کی ساکھ داؤ پر لگی تھی۔ انہیں مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، جو انہیں اپنے دوست خالد احمد کی صورت میں میسر آ گیا تھا۔ رابعہ احمد خالد احمد کی بیٹی تھی۔ دوستی کے رشتے کو انہوں نے مضبوط رشتہ داری کی صورت اور مضبوط کر لیا تھا، ایک تابع فرمانبردار بیٹے کی طرح۔ نعمان بھائی نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ وہ اس بات سے واقف نہ تھے کہ انکل رحیم خالد احمد سے پیسہ لے کر ڈوبتے کاروبار کو چمکا چکے ہیں۔ رابعہ احمد ان کی زندگی میں ہوا کے خوشگوار جھونکے کی صورت داخل ہوئی، مگر باد سموم کی طرح ان کے لطیف احساسات، جذبات اور امنگوں کے پودوں کو مرجھا کے رکھ دیا تھا۔ ہائی سوسائٹی کی عورتوں کی طرح کلب پارٹیز کو اولویت دینے والی رابعہ نعمان بھائی کی زندگی کا عذاب بن گئی تھی۔ آئے روز کے جھگڑے گھر کی فضا کو مکدر کرنے لگے۔ زید کی پیدائش خوشگوار جھونکے کی طرح تھی۔ مرجھائی ادمری خواہشیں، آرزوئیں، امنگیں پھر جوان ہونے لگی۔ نعمان بھائی ان دنوں بہت خوش تھے۔ رابعہ کی ایکٹیویٹیز وہیں تھی، لیکن نعمان بھائی نے اپنے آپ کو زید کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انکل رحیم کی فیکٹریز کی ساکھ بحال ہونے لگی تھی۔ گھر کے معاملات سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر انگلینڈ میں ہوتے تھے۔ وہ دم سادے انکشافات کی زد میں تھی۔ زید کی شخصیت سے بے پرواہی نعمان بھائی کو بہت کھٹکنے لگی۔ لڑائی جھگڑے پھر زور پکڑنے لگے تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ نعمان بھائی 2 دنوں سے کراچی گئے ہوئے تھے۔ زید نعمان بھائی سے بہت مانوس تھا۔ ان کے نہ ہونے کی بدولت اسے بخار ہو گیا تھا۔ رابعہ احمد کسی پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار تھی جب اچانک زید کا بخار تیز ہو گیا تھا۔ پینو کام والی کو ساتھ لے کر زید کو ڈاکٹر کو دکھا کر اسے گھر بھیجنے کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی۔ ارادہ ان دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ واپس بھیجنے کا تھا، مگر ٹرک سے ٹکر نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ نعمان بھائی کی حالت ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا۔ صحت کی چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا کرتے۔ دادا کے سمجھانے پر انہوں نے دوبارہ پڑھائی شروع کی، مگر ہنسی تو کہیں رکھ کر بھول گئے تھے۔ رحیم انکل سے ان کی بات چیت آج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ انہیں بہت بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان کے باپ نے اپنی فیکٹری کی ساکھ سنبھالنے کے لیے اپنے بیٹے کو استعمال کیا تھا۔ رابعہ احمد ان کی زندگی کا بھیانک خواب ہے۔ خودرو
घास की बहुतात से बागीचा उजाड़ बियाबां का मंजर पेश कर रहा था। फर्नीचर पर पड़ी सफ़ेद चादरें अफ्रीयत का रूप धारे उसकी जानिब बढ़ रही थी। धूल मट्टी से हटे कमरे, लटकते जाले, चिड़ियों के घोंसले उजाड़ घर की निशानदेही कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच कितनी देर खड़ी वो माहो साल की गर्दिश का मुशाहिदा करती रही थी। चहकारे तो पहले भी कभी यहाँ ना गूंजी थी, मगर ऐसी वहरानी भी तो ना थी। पापा की चीज़ें जू की तू थी। उन चीज़ों से लिपटी वो कितनी देर रोती रही थी। माँ के कपड़ों पर हाथ फेरते उसे वहीं भोला बसरा लम्स याद आने लगा। तरतीबवार रखी डायरियों पर उसकी निगाह नादानस्ता ही ठहरी थी। 3/10/86। अपिया इन दिनों बहुत खुश थी। इब्राहिम भाई थे भी बहुत अच्छे। अपिया की उनसे मंगनी क्या हुई। अपिया के चेहरे पर गुलाब खिलने लगे, आरिस खून छलकाने लगे। उनकी खुशियों को देखकर मैं उनकी दायमी खुशियों की दुआ करती थी। उस दिन इब्राहिम भाई को ही कपड़े देने आए थे जो उनकी अम्मी ने भेजे थे। अपिया अस्पताल जा चुकी थी, मुझे ज़रा देर से जाना था। भाभी चाय बनाने लगी, मजबूरन मुझे ही कंपनी देनी पड़ी थी। अम्मी घर पर नहीं थी। इब्राहिम भाई बहुत बेचैन थे, या मुझे लगे। मेरे नाना करने के बावजूद भी भाभी ने मुझे उनके साथ भेज दिया था। हॉस्पिटल के सामने मुझे उतार कर वो गाड़ी भगा कर ले गए थे। अपिया को उनके हवाले से छेड़ना कितना अच्छा लगता, मगर उनका लिया दिया अंदाज देखकर मुझे कुछ कहने की हिम्मत न होती थी। हैंडसम बंदे कुछ मगरूर हुआ ही करते हैं। आखिर मैंने अपनी राय महफूज कर ली थी। सूखे पत्ते की तरह लर्जती वो नीचे बैठती चली गई। आगे कहीं सफ़े उसने जल्दी जल्दी पलटे थे। अपिया की मंगनी, अपिया की मंगनी। 22/10/86। स्टॉप पर खड़े मुझे थोड़ी देर हुई थी जब सफ़ेद करोला पैक होकर मेरे आन सामने आन रुकी। इब्राहिम भाई को सीट पर बैठे देखकर मैं कुछ आगे बढ़ी थी। आइए मैं छोड़ देता हूँ, बस आने ही वाली है, मैं चली जाऊँगी। मैंने स्वभाव से उन्हें मना करने की कोशिश की थी, मगर उनके असरार पर मुझे बैठना ही पड़ा। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसमें किए गए गलत फैसले सारी उम्र भुगतने पड़ते हैं। मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, ज़िंदगी मुझे गुजारे, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा। उनकी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू मुझे अजीब उलझन में मुब्तला कर रही थी। अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना हर इंसान का हक़ है। क्या ख्याल है आपका? अचानक उन्होंने मेरी जानिब रुख किया था। मैं सटपटाई तो गई, मुँह से आवाज़ निकल ही ना सकी। क्या पूछना चाह रहे थे वो मैं बिल्कुल समझ ही ना पाई थी। जवाब क्या देती? मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो फिर गोया हुए। नाकामी या कामयाबी तो बात की बात है, कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। उनकी पहेलियाँ समझ से बाहर थी। शशोपंज में डूबती उभरती मैं घर पहुँची थी। अपिया से कुछ कहती भी तो क्या, ऐसा था क्या मेरे पास उन्हें बताने को? लेकिन मेरी उलझन सवा हो गई थी। अगले कहीं सफ़ों पर अस्पताल की रूटीन भाभी का रवैया दर्ज था। उसकी माँ डॉक्टर थी, जो राज 16 साल उससे पोशीदा रहा था, आज नन्ही डायरी ने उस पर खोल दिया था। 10/12/86। डॉक्टर इब्राहिम के फ़ोन ने घर के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। सब एक दूसरे से नज़रें चुराए आने वाले कल से खौफज़दा हैं। घर में सकूत और खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा दिखाई देती है। अपिया को छोड़कर वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, फ़ाइज़ा हसन से। अम्मी मेरी कोई बात सुनने पर आमादा नहीं। उन्हें मैं यकीन दिलाऊं तो कैसे? इब्राहिम नफीस ने उन्हें पूरा यकीन दिला दिया है कि इसमें मेरी रज़ा भी शामिल है। अपिया मुझसे नाराज़ है। माँ भाभी ने कई अफसाने नमक मिर्च लगाकर उन्हें सुना डाले, जिनका मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं। भाई अलग नाराज़ हैं। रात फ़ोन करते तो कई बार देखा है उसे मैंने, और वापस भी तो उसी के साथ आती है फ़ाइज़ा। भाभी का सफ़ेद झूठ मुझे धकेल कर कसरे ज़िल्लत में ले गया। मेरे बारहा इनकार करने पर भी अपिया का दिल साफ़ नहीं हुआ। अम्मी के सामने वजाहतें करते मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम ठहरी हूँ। क्या अम्मी नहीं जानती? कहते हैं माँ तो दिलों के भेद भी जान लेती है। ये कैसी माँ है जो बेटी के साफ़ व शफाफ किरदार पर पड़े छींटों को नज़र का धोखा समझने की बजाय सच समझ रही है? क्या अम्मी भाभी के रवैये को भूल गई हैं? भाभी जो अपने निकम्मे भाई के लिए मुझे मांगती रही हैं और इनकार पर भी बेमज़ा नहीं हुई। भेदों भरी पटारी को सीने से चिमटाए उसने सर उठाया। अंधेरा गहरा हो चुका था। आंसुओं की धुंध ने निगाहों के सामने चादर सी तान दी थी। पताल में डूबती उभरती वो आगे बढ़ने लगी। बहुत से सफ़ों पर घर वालों का रवैया, मामू की नाराज़गी देखकर उसने तेज़ी से सफ़े पलटे थे। 12/1/87। जिस शख्स की निगाहों की गलाजत ने रिश्तों के तकद्दुस को गदला कर दिया, वो फ़ाइज़ा हसन की पसंद किस तरह हो सकता है? अम्मी मेरी शादी उससे कर देना चाहती है, लेकिन उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूँगी। 20/1/87। सारी उम्र उनके सामने गुजार कर उनका एतबार हासिल न कर सकी माँ। बहन भाई किससे कैसा शिकवा, कैसा गिला शिकवा तो अपनों से किया जाता है, लेकिन क्या अपने अपने हैं? चलती फिरती लाश के लिए बराबर है कि वो यहाँ रहे या कहीं और। 25/1/87। मेरी मैयत घर से रुखसत करते वक्त किसी की आंख से एक आंसू नहीं निकला। आंसू तो मेरी आंख से भी नहीं निकला। आंखों के सोते कब के खुश्क हो चुके हैं।
मुझ जैसी बुज़दिल लड़कियां ना सलीके से जीने का ढंग जानती हैं और ना करीने से मरने का। उसके घर वालों ने भी मुझे कबूलने से इनकार कर दिया। अच्छा किया। मुझे ऐसी गुनाह की पोट को भला कोई क्यों बर्दाश्त करे। पै दर पै इंकशाफात ने उसे अधमुआ कर दिया था। माँ के दुख पर तड़प तड़प कर रोते वो अपने आप को उनकी जगह महसूस करने लगी। उसकी आवाज़ ने एकदम ही उसका साथ छोड़ा था। वो फर्श पर ही लड़क गई थी। बुखार का जोर एक दिन बाद टूटा। मुरझाया जर्द चेहरा सरसों का फूल बना सबको हौला रहा था। होश में आते ही उसके ख्वाबदीदा हवास बेदार होने लगे। माजी का डरावना अफरियत नोकीले पंजे खोले उसकी जानिब बढ़ा था। माँ की बेबसी और पापा की बेहिसी ने उसकी आंखों को अश्कों का तोहफा दिया था। शुक्र है बच्ची, तुम्हें होश तो आया, सबको दहला कर रख दिया तुमने। तो अब कैसा महसूस कर रही हो? चच्ची उसकी पेशानी पर हाथ रख के फिक्रमंद अंदाज से गोया थी। बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे। उसे संभलने में कुछ दिन लगे थे। सारी रात जागती रहती। नींद उससे रूठ गई थी। वो तो बड़ी खुशबाश रहने वाली लड़की थी। वो उसकी जानी मुड़ी जो चमकीली सुबह जैसा रोशन तरोताज़ा चेहरा लिए उसके सामने थी। तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, बूझो तो जाने। रिदा की जानिब देखती वो बिल्कुल लाइम थी। रिदा ने भी उसे ज़्यादा देर इंतज़ार न करवाया। भाई, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया और फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुई हो। सबको बताकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। ट्रीट पक्की, कंजूस मक्खी चूस। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया था। आज शाम हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए एक पार्टी, और फिर तुम भी तैयार रहना देने के लिए। मैं तो विलेज में हाई टी लूँगी, याद रखना। उसकी खुशी में खुश रिदा उसे ही थी, ऐसी ही थी। बहुत दिनों के बाद उसने भी खुद को पुरसकून महसूस किया था। पार्टी में सबसे आखिर में आने वाली वही थी। नबील और नुमान भाई बातों में मसरूफ़ थे। अफरोज़ आंटी और चच्ची कपड़ों पर तबसरा कर रही थी। चचा और दादा बिजनेस के अमूर डिस्कस कर रहे थे। किचन से निकलती निदा उसकी तरफ आई थी। मेहमान खसूसी तो अब आए हैं, तैयारी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। ख़वातीन के लिए तो कहीं घंटे भी कम है, लेपा तोपी के लिए। नबील एकदम उनकी बातों में शरीक हुआ था। नीले और सुर्ख ब्लॉक प्रिंट के सूट में लंबे बालों की चोटी बनाए उसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी सादगी का नमूना था। दादा और भाई ने चचा ने बहुत सी दुआओं के साथ उसे गिफ्ट दिए थे। अफरोज़ आंटी और चच्ची ने भी मुल्तानी कढ़ाई के सूट दिए। नबील, नुमान, निदा और रिदा ने भी उसे गिफ्ट दिए थे। इतनी सारी मोहब्बतों को पाकर उसके रोम रोम में शांति उतर गई। ये खसूसी इल्तफ़ात उसकी तबीयत की बदौलत थे। वो सब उदासी के गिरदाब से निकलने में उसकी मदद कर रहे थे। आज उसे सितारा रह रह कर याद आ रही थी। उस दिन के बाद से उसका राब्ता सितारा से ना था। पता नहीं कैसी होगी। माँ बाप की मोहब्बत से महरूम लड़कियाँ समंदर के सीने पर डोलती कश्तियों की तरह होती हैं। अगर हवा मुवाफिक हो तो साहिल तक ले जाए, वरना तूफ़ान के थपेड़े बेरहम मौजों के साथ मिलकर डुबो देते हैं। तुमसे बिछड़े 2 साल होने को हैं। न जाने पापा ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया। उस दिन बहुत ज़िद करके रिदा उसे अपने साथ विलेज लाई थी। निदा की वजह से रिदा ने नबील को बुला लिया था। विलेज में हाई टी के बाद रेस कोर्स का मेला देखने की फरमाइश भी रिदा की थी। मुख्तलिफ स्टॉल्स देखते देखते वो रिदा से कुछ पीछे रह गई। जब कोई कदम ब कदम उसके साथ चलने लगा, नबील भाई को साथ चलते देखकर उसने कदम ज़रा तेज़ किए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, मुख्तसर जवाब देकर अपने आप में मगन वो चलती रही। कम बोलना आपकी आदत है या आपने वो मशहूर मकौला सुन लिया है कि कम बोलना अक्लमंदी की निशानी है? नबील की चहकती हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने ज़रा की ज़रा सर उठाकर फिर झुकाकर चलने लगी। बड़े अच्छे मूड में वो उससे मुखातिब था। मेरे ख्याल में कम बोलने वाले अपने आप को छुपा रहे होते हैं। बोलने से आपकी दिलचस्पी की शख्सियत की खूबियाँ, खामियाँ, रवैये, दिलचस्पियाँ, काबिलियत, आदातों, खसाइल और रुझानात ज़ाहिर होते हैं। जो शख्स अपने आप को छुपाना चाहता है कम बोलता है। उसके साथ साथ चलते उसने ज़रा रुक कर उसकी तरफ देखा था। लेकिन ज़रूरी नहीं आप मेरी राय से मुत्फिक हो या वाकई आप भी बोला करें, हंसा करें। इतनी उम्र में आपका यूँ उदास व मलूल रहना कुछ भाता नहीं। और फिर हुस्न तो मुस्कुराहट की बिजलियाँ गिराते ही भला लगता है। मुस्कुराहट से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। बहुत से लोगों का कहना है कि मुस्कुराना कामयाबी की दलील है। ना मुस्कुराने वाले ज़िंदगी के दौर में पीछे रह जाते हैं। गहरी सोच में गुम उसे सुनते हुए चलती रही। जिनके दिल मर चुके हों, जिगर सौख्ता हो, वो मुस्कुराएं तो कैसे, बोले तो क्या बोले। हाथ में छुपाना चाहती हूँ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी, अपने माजी और उससे वाबस्ता हर चीज़ को। काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ मैं खुद भी छुप सकती सबकी नज़रों से।
बगैर कोई जवाब दिए कदम बढ़ाकर वो और लोगों के साथ जा शामिल हुई थी। निदा ने बहुत गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया था। खिज़ा रुत ने हर तरफ डेरे डाले थे। बाहर का मौसम खिज़ा के बेरहम हाथों तख्तो ताराज हो चुका था। फूल मुरझा गए थे। सूखी टहनियाँ अपने टुनमुन होने पर वावेला करती दिखाई देती। टुनमुन दरख्त परिंदों की चहकारों से खाली उदास थे। हर तरफ वीरानी हो का आलम था, या उसे यहीं लगता। दिल की वीरानी ने हर सू वीरानी दिखाई थी। संगी बेंच पर बैठी वो कितनी देर दरख्तों की वीरानी देखती रही थी। निदा और रिदा उसका साथ ज़्यादा से ज़्यादा देती, मगर तन्हा होते ही सोचे उसका घेराव कर लेती। बाबा की आइडियल शख्सियत का बुत टूटकर ऐसा चूर चूर हुआ था कि उसके हाथ उन किरचियों को इकट्ठे करते करते फगार हो चुके थे। इन्हीं उदास दिनों फरिया अफरोज़ आंटी की बेटी की शादी का हंगामा जागा था। निदा और रिदा बहुत पुरजोश थी। उसे भी शॉपिंग के लिए साथ घसीट लेती। उस दिन भी वो उसे साथ ले गई थी और यगा और सिटी टावर में शॉपिंग करते उन्होंने कई घंटे लगा दिए थे। शाम के गहरे होते साए उन्हें हौलाने लगे। ब्लैक कोरोला की ड्राइविंग सीट पर नुमान भाई को बैठे देखकर उनकी जान में जान आई थी। ड्राइवर किधर था जो तुम लोग यूं बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाए खड़ी थी? अम्मी को आंटी की तरफ जाना था, इसलिए मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी। अगर इधर से ना गुजरता तो शाम के साए गहरे हो रहे हैं। कितनी बार तुम लोगों से कहा है, मगर आज मूड कुछ बेहतर था। अंदाज फाड़ खाने वाला ना था। उन्होंने सुख का सांस लिया। भाई आज हमने ढेरों ढेर शॉपिंग की। रीम तो कुछ ले नहीं रही थी, मगर उसको भी हमने सूट दिलवाए हैं। रिदा उसके मूड की परवाह किए बगैर बोलती चली गई। पुरसुकून अंदाज में ड्राइविंग करता वो खामोश ही रहा था। कितना मज़ा आएगा ना। कितने दिन रह गए हैं। हाथों पर दिन गिनते वो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही थी। बहुत अरसे बाद करीबी शादी आई थी। जोशो खरोश दीदनी था। नुमान भाई आइसक्रीम खानी है? उसका बेहतर मूड देखकर उसका हौसला बढ़ा। रिदा की फरमाइश पर उसने गाड़ी रोककर उनके पसंदीदा फ्लेवर ला दिए थे। उनका आज का रवैया उन्हें हैरत ज़दा कर गया था। कुछ दिनों से उसके बदले बदले अंदाज उन्हें हैरत में डाल रहे थे। उन्हें घर के सामने उतारकर वो गाड़ी झन से भगा ले गया था। रिदा तुमने गौर किया, नुमान भाई कुछ बदले बदले से हैं। रिदा ने इंकशाफ किया था। मुझे तो लगता है हो ना हो कोई ख़ास बात है। ख़ास बात भला क्या होगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। उसका बदलता मूड और बदले बदले अंदाज महसूस तो उसने भी किए थे, मगर अफरोज़ खाला की पुरजोर फरमाइश पर वो उनके साथ आई थी। रिदा निदा के साथ एंजॉय करते उसे सब कुछ अच्छा लगा। सितारों से चमकती रात में मेहंदी बहुत धूमधाम से आई थी। पहले जामनी कॉम्बिनेशन के सूट पर हम रंग चूड़ियाँ, पीले जामनी और लंबे बालों की ढीली चोटी किए वो कहीं लोगों की निगाहों का मरकज़ थी। हर जगह उन दोनों के साथ साथ थी। निदा रिदा के साथ भंगड़ा देखते वो इर्द गिर्द से बेगाना थी। नुमान भाई को आम दिनों से मुख्तलिफ हुलिये में देखकर वो उनकी तरफ कितनी ही देर देखती रही। लंबा कद सफ़ेद सूट में और भी नुमाया हो रहा था। कसरती जिस्म के साथ किसी तरह भी वो 28 से ज़्यादा के ना लगते। एक बेनाम कशिश उसे उनमें हमेशा महसूस होती। आज अचानक उसकी वजह समझ आई थी। पापा से कितने मिलते थे नुमान भाई, वैसी ही शक्ल व सूरत, वही अंदाज, वही अतवार। हाँ, तबीयत में फ़र्क था। बहुत अच्छी लग रही हो। नज़र लग जाने की हद तक वो करंट खाकर सीधी हुई। नबील उसके बेइंतहा करीब था। उसके गुलाबी मुखड़े पर निगाहें जमाए वो उसका सर तपा जायज़ा ले रहा था। वो झिझक कर पीछे हटी। इस दिल का क्या करूं जो तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हारी जानिब हमकता है। बेख्तियारी सी बेख्तियारी है। उसका छछोरा अंदाज उसे सुलगा ही तो गया था। थप्पड़ मारने की शदीद ख्वाहिश दिल में लिए वो गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें करते क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? निदा क्या सोचेगी? थोड़ी देर खड़ी निदा की तरफ देखकर उसने कहा, निदा का जिक्र यहाँ कहाँ आ गया? बुरा समूह बनाते वो उसे पूरी जान से सुलगा गया। चले जाइए आप यहाँ से। ऐसा ना हो कि रिदा के करीब आने पर उसकी बात नामुकम्मल रह गई थी। उसकी तरफ देखता वो दूर चला गया। फंक्शन में क्या हुआ, कब फरीहा को लाकर बिठाया गया, उसे कुछ खबर ना थी। रीम तुम ठीक तो हो ना? निदा ने उसका बाजू हिलाया तो वो होश में आई। हाँ, ठीक नहीं, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। मैं घर जाना चाहती हूँ। नुमान भाई को देखती हूँ, शायद वो छोड़ दें। उसे बताकर वो रुकी नहीं थी। नुमान भाई प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें। उसका बाजू हिलाकर अपनी जानिब मुतवज्जे करती वो मतविश सी थी। वो जो अभी दोस्त के साथ यहाँ आया था, उसकी उड़ती रंगत और गुम होते आवाज़ देखकर परेशान हो उठा। खैरियत, आज तो सभी को यहीं रहना था फिर? वो मेरे सर में बहुत दर्द है। दो बेचैन आंसू मुस्कान की बाढ़ फलांग कर आज़ाद हुए थे। चच्ची को बता दिया है? जी। अब बताओ क्या परेशानी है? गाड़ी सड़क पर डालते उसने पूछा था।
اس کی ذرا سی ہمدردی پاتے ہی آنسوؤں کا ریلا تھا جو قابو کرنے کی خواہش کے باوجود گالوں تک آیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ بھی بکھلا گیا۔ رحیم کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ گاڑی ایک طرف روک کر اس نے پوچھا۔ وہ جھنجھلا ہی تو گیا تھا۔ اس کے کندھے پر سر دھرے وہ دھواں دھار رو رہی تھی۔ اس کے حواس مختل ہوئے جا رہے تھے۔ ایسی سچویشن سے اس کا پہلے واسطہ کہاں پڑا تھا؟ کچھ نہیں، سر میں شدید درد ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے الگ ہوئی۔ اس کا کھوکھلا لہجہ یقین سے عاری تھا۔ اس نے یقین کیا تھا یا نہیں، ہاں مگر چپ ضرور ہو گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے اس نے اندر کا رخ کیا۔ میری زندگی میں پہلے کیا کم مشکلیں ہیں۔ نبیل کی ہر لحظہ بولتی نگاہیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ نیدا نے بہت سر پٹکا۔ افروز خالہ کے بیچیوں فون آئے مگر وہ باقی فنکشن میں شریک نہ ہوئی۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنائے وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ سب کے لیے اس کا رویہ حیرت کا باعث تھا۔ نعمان احمد کی سوچتی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی جانے کیوں دل کے قریب سی محسوس ہونے لگی تھی۔ شادی کے ناکام تجربے نے اسے عورت سے متنفر کر دیا تھا مگر اس کا دل کا کیا کرتا جو سردیوں کی شام ایسی لڑکی کی جانب ہمکتا تھا۔ اندھیرے گوشے میں سنگی بینچ پر بیٹھی وہ اندھیرے کا حصہ لگ رہی تھی۔ باغ کے اس گوشے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ خالی الذہنی کی کیفیت میں بیٹھی وہ ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس آج کل مصروفیت۔ اندر شاید سگنل نہیں آ رہے تھے اس لیے وہ اپنا سیل فون لیے باہر آیا تھا۔ تم سناؤ کیسی جا رہی ہے؟ اچھا تو یہ مزے ہیں، یعنی ایک چھوڑ دو۔ نہیں ہماری ایسی قسمت کہاں، ایک بھی نہیں ملتی۔ مسکین سی آواز بنا کر اس نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ اتنی پرسنل گفتگو مجبوری کے عالم میں سنتی رہی۔ وہ وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ یار اتنی مرتی ہوتی تو ابھی تک اس طرح بات کرتے کرتے اس کی نگاہ اچانک اس گوشے میں گئی تھی۔ اسے اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر اس کا والیوم کچھ آہستہ ہوا اور وہ خود بھی کچھ فاصلے پر ہوا تھا۔ اس کے بلند آہنگ کہکے نے سکڑتے سسکتے سہمتے ماحول کو یکدم زندگی دی تھی۔ جانے نہ جانے کی کشمکش میں گرفتار ابھی وہ وہیں تھی جب سیل آف کر کے وہ اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس وقت یہاں اتنی سردی میں کیا کر رہی ہو؟ مدھم لہجہ ناگواری کا تاثر لیے ہوا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہاں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز روتے رہنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ حقیقت تلخ ضرور ہوتی ہے مگر اس کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ نہ انسان حال کا رہتا اور نہ مستقبل کا۔ زندگی روتے رہنے سے کبھی گزرتی نہیں، حالات کیسے بھی ہوں گزر ہی جاتے ہیں۔ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی کنارے لگتے ہیں۔ اس کے نرم لہجے اور ہمدردی نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ ایڈمیشن تو کھل گیا نا، تم نے فارم جمع کروایا یا نہیں ابھی تک؟ نہیں ابھی نہیں کروایا، فریحہ باجی کی شادی کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی۔ ردا بھی تو گھر پر نہیں، کل شاید آخری تاریخ ہے۔ ایک دم اس کے بات پلٹنے پر اسے بھی یاد آیا کہ کل آخری تاریخ ہے۔ تیار رہنا، صبح سویرے میں لے جاؤں گا۔ ضروری ڈاکومنٹس اپنے ساتھ رکھ لینا۔ تشکر کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے وہ اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا مگر اسے معلوم نہ تھا کہ کل کا سورج ایک نئی آزمائش لیے اس کا منتظر تھا۔ فرحانہ خالہ کبھی کبھاری نانوں کی طرف چکر لگاتی مگر تب بھی ان کا لیے دیے رہنے والا انداز شرارتی موڑی ستارہ کو الجھن میں ڈال دیتا۔ جتنا وہ ان کے قریب لگتی اتنا ہی وہ اس سے دور ہوتی۔ نانا اور ممانی کا رویہ اس سے بہت اچھا تھا۔ اماں میری زندگی میں گھولے اس زہر کو آپ فراموش کر سکتی ہیں، میں نہیں۔ کیوں لے آئی ہیں اسے آپ یہاں پہ؟ یہ بھی تو اسی کی بیٹی ہے۔ خالہ کی آواز اس نے اندر آتے سنی تھی، پھر قدم جہاں تھے وہیں جم گئے تھے، آگے بڑھنے کی سکت اس میں نہ تھی۔ گزری باتوں کو بھول جاؤ فرحانہ، مرنے والے شخص کی آخری خواہش کا احترام کیا ہے میں نے، اور پھر اس معصوم کا کیا علم، وہ بھی تو ایسی ہی معصوم لگا کرتی تھی نا آپ کو۔ اس سے باہر ٹھہرے رہنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اس نفرت کی وجہ جان کر رہے گی، وہ بھی کہاں اپنی سوچ سے ہٹنے والی تھی۔ کیوں نفرت کرتی ہیں خالہ جان آپ مجھ سے؟ میری ماں سے جیسے میں آپ کے قریب آتی ہوں اتنا ہی آپ مجھے چٹکتی ہیں، کیوں؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ جو تمہاری ماں نے بویا وہیں کاٹ رہی ہو تم۔ بہت سالوں کا جمع ہوا غبار لاوا ایک دم پھٹا تھا اور وہ گم ہوتے حواسوں کے ساتھ سن کھڑی تھی۔ بہت ڈٹھائی سے اپنے بیٹے کی پسند کا ذکر کر کے افروز آنٹی نے دھماکہ کیا تھا۔ نیدا کی کاٹ دار نظریں اندر تک اسے گھائل کر رہی تھی۔ جس کی ماں نے اپنی بہن کا حق لیتے اس پر ڈاکہ ڈالتے کچھ نہ سوچا، اسے اپنی چچا ذات کا خیال کیسے آتا؟ اس کی بیٹی ہے نا، معصومیت تو دیکھو، فرشتوں کو مات دیتی ہوئی، اور کرتوت میرا ہی گھر ملا تھا اجاڑنے کو۔ چچی کی دو دھاری تلوار کی کاٹ اسے اپنی رگیں کاٹتی محسوس ہوئی۔ سبھی تو جمع تھے وہاں، خاموش بیٹھے چچا، نفرت سے اسے گھورتے دادا، زہر میں بجھے تیر لفظوں کی صورت اس کے دل میں اتارتی چچی، اور نفرت سے مسخ شدہ چہروں کے ساتھ نیدا اور ردا۔ کوئی بھی تو اس کا اپنا نہ تھا۔ دشمنوں کی لگائی آگ تو دوست بجھا دیتے ہیں، لیکن اپنوں کی لگائی آگ بجھانے کون آئے گا؟ ٹکر ٹکر سب کی صورتیں دیکھتی، وہ سب کچھ سن رہی تھی مگر اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا اسے یاد نہ رہا تھا۔
कोई लफ्ज़ ऐसा ना था जो उसे कहना हो। नबील ने निदा को छोड़कर उसे मांगा था, इसमें उसका कसूर क्या था? क्या वही पुरानी कहानी फिर दोहराई जाने वाली थी? सिर्फ किरदार तब्दील हुए थे, उसकी माँ की जगह मतलूब वो थी, तमाशे का सबसे अहम किरदार, मरकज़ी किरदार। रिम, तुम्हारी चच्ची क्या कह रही है? नबील और अफरोज़ दादा ने सवाल उसी से किया था, मगर वो तो हाल में थी ही नहीं। डायरी में लिखे लफ्ज़ उसके आंखों के सामने रक्स में थे। देश निकाला, मेरा मुकद्दर ठहरा, सब ने मुझे कबूलने से इनकार कर दिया। कसूर ना होते हुए भी मुजरिम हूँ मैं मुजरिम हूँ। गुनाह की पोट को बर्दाश्त क्यों करें? रिम, क्या तुम भी नबील से? दादा का सख्त व करख्त लहजे में किया गया सवाल उसे हाल में खींच लाया था। शर्मिंदगी से ज़मीन में गिरती एक चीख उसके होंठों से बरामद हुई। नहीं, जिस शख्स की निगाहों की गलाजत ने रिश्तों के तकद्दुस को गदला कर दिया, वो मेरी पसंद हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं। स्पाट लहजे में कहते उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया था। कभी बेबस होगी वो इस वक्त। यही ड्रामे बाजियाँ तो लुभाती हैं दूसरों को। चच्ची की ज़बान काबू में न थी, उनका बस न चलता कि उस छटांग भर की लड़की को धक्के देकर घर से निकाल देती। फिर नबील ने ऐसा क्यों कहा कि वो सिर्फ तुमसे? चचा की सोचती निगाहें और ठहरा हुआ पुरसुकून लहजा उनकी ठंडी तबीयत का खुमास था। ये आपको उससे ही मालूम करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं किसी के अमल के लिए जवाब दे नहीं हूँ। न जाने उसमें इतनी ताकत और सकत कहाँ से आ गई थी जो उन सब के सामने डटी उनके सवालों के जवाब दे रही थी। मैं तो कहती हूँ चलता करें इसे उसके साथ, इससे पहले कि ये दूसरों की ज़िंदगियाँ काली करे। इस जैसी लड़कियाँ पहले दूसरों को अपना हौसला से बख्शती हैं, फिर खुद मुकर जाती है दूसरों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए। अगर उसने उसे हौसला नहीं बख्शा तो उसमें इतनी जुर्रत कैसे पैदा होगी कि अपनी खालाजाद को छोड़कर ऐसे क्या हीरे लगे हैं जो मेरी मासूम बच्ची में नहीं? हाँ, अश्वे कमज़े इस बेटी जैसे नहीं ना। वो न जाने कब वहाँ आया था। चच्ची की ज़बान की तुर्शी से वो भी वाकिफ़ था, मगर जैसे वो उसकी शख्सियत के बखिए उधेड़ रही थी, उससे बर्दाश्त ना हो सका। बस चच्ची जान, बहुत हो गया। जब वो इस बात से इनकारी है, उससे किसी भी किस्म के ताल्लुक़ के लिए तैयार नहीं, तो फिर बेचैनी किस बात की है आपको? आप क्यों अपना फ़ैसला उस पर मुसल्लत करना चाहती हैं? यक न शुद्ध दो शुद्ध। देखा, मैं सही कहती हूँ ना? कैसे बढ़ बढ़ के उसकी हमायत में बोल रहा है। घर के किसी मामले में तो आज तक दिलचस्पी ली नहीं। और उनकी खुली और मायने खेज बात उसे सर से पैर तक सुलगा गई थी। मिजाज तो वो पहले ही आतिशी रखता था, वो फटी तो पड़ा था। चच्ची, आप क्या समझती हैं? आपके इस तरह कहने से सही गलत और गलत सही हो जाएगा तो खाम ख्याली आपकी। इस ज़रा सी बच्ची पर आपको तरस नहीं आया इस तरह के बहतान लगाने में? नफरत और गुस्से में वो आपे से बाहर हो रहा था। फ़हीम, अपनी बीवी को समझाओ, अपनी ज़बान काबू में रखे। अभी मैं ज़िंदा हूँ फ़ैसले करने के लिए, और तुमने इतना इख्तियार उसे देकर अच्छा नहीं किया। नफीस अहमद का ठहरा हुआ लहजा एक लम्हे को सबको खामोश करा गया। रिम बेटा, इधर आओ, इधर मेरे पास। उनके लहजे और अंदाज में छलकती मोहब्बत ने उसकी आंखें नम कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो उनके पास आ बैठी। दादा जान, मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत एतमाद की ज़रूरत है, उस यकीन की जिसको तरसती हूँ मैं आज तक। मैं रिश्तों से दूर होकर कभी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अपने बाबा माँ जैसी ज़िंदगी की ख्वाहिश कभी भी नहीं रही मेरी। बहती आंखों के साथ उसने बात मुकम्मल की। उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। फ़हीम, अफरोज़ को आज ही फ़ोन करके बता दो, हम उनसे कोई भी किसी भी किस्म का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं, ना रीम का और ना निदा का। और आज के बाद अगर वो आयशा की बहन की हैसियत से आती है तो ठीक, लेकिन अगर किसी और नीयत से इस तरफ आई तो? जहाँ तक रीम का ताल्लुक़ है, उसके लिए मैंने फ़ैसला कर लिया है। कल रीम का नुमान के साथ निकाह है। आयशा, तुम तैयारी कर लो, रीम के बहुत अच्छे से कपड़े ले लेना। उन्होंने फ़ैसला करके रीम की तरफ देखा, जो खाली नज़रों से उनकी जानिब तक रही थी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने अपना हाथ रिम के सर पर रखा। कुछ भी सोचने समझने से कासिर उसका सर बेख्तियार नफ़ी में हिला था। मगर मुझे एतराज़ है बाबा जान। साकिब तो वो भी रह गया था उनके फ़ैसले पर, मगर बरवक्त संभाल कर खुद को बामुश्किल उनके करीब लाया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? रिम मुझसे बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मुझसे आधी उम्र की। और फिर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मुझे शादी करनी ही नहीं। मैंने आपसे कई बार पहले भी कह चुका, एक ही तजुर्बा मेरे लिए बहुत है। आप खाई से बचाकर उससे कुएं में धक्का देना चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। अपनी बात कहकर वो लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फिर मेरी भी सुनते जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते और ना ही कभी ऐसा चाहोगे तो फिर मैं नबील को हाँ कर दूँगा। आयशा, अफरोज़ को बुलाओ, उससे मामला तय करने हैं। तो बंग लहजे में कहते रुके, वो भी नहीं थे। उसने दहलकर अपना सीना थामा था। क्या हो रहा था उसके साथ, क्या होने वाला था? शेर की तरह कमरे में चकराते वो पूरी तरह बेबस था। सोचते सोचते उसे कई घंटे हो चुके थे। उम्रों का फ़र्क नज़रअंदाज करने वाला ना था। अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बेबस वो कभी ना हुआ था। कुछ फ़ैसला करके वो उसके दरवाजे के सामने था। दस्तक की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खुला।
सूजी आंखों बिखरे बालों के साथ वो उसके सामने थी। अचानक ही उसे उस पर बुरी तरह गुस्सा आया था। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? एक उम्र रसीदा शख्स का साथ तुम्हें क्या देगा, क्या दे सकता है? मुझे दादा के फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, अगर अफरोज़ खाला को हाँ हुई तो मैं अपनी माँ की तरह ज़िंदगी बल्कि ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी गुजारने पर मौत को तरजीह दूँगी। मैं उनकी तरह बुज़दिल नहीं। जो गुनाह मैंने किया नहीं उसका खमियाजा अगर मुझे भुगतना ही है तो फिर मौत की सूरत सही। दरवाज़ा बंद करके उसने उसके पास हाँ के अलावा रास्ता न छोड़ा था। मैं यानी नुमान रहीम अहमद सारी उम्र मोहब्बत को तरसता रहा, लेकिन मोहब्बत की बजाय बेअतबारियाँ और बेअतनाइयाँ मेरा मुकद्दर ठहरी। बर्गर फैमिली का अलमिया हमेशा मेरे साथ रहा। पापा और मम्मा की शादी पसंद की शादी थी, मगर शकूक व शुबहात के लहराते शाम उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में रेंगते बल आखिर मेरी खुशियाँ और सुकून को डस गए। शादी के 3 साल बाद ही उनमें अलहदगी हो गई थी। दादा की बेपाया मोहब्बत भी मुझे सुकून न दे सकी। मम्मा की दूसरी शादी ने पापा के शक को यकीन में बदल दिया था। शादी करने में देर उन्होंने भी नहीं लगाई थी। कैसे माँ बाप थे जो बेटे को नज़रअंदाज करके अपनी खुशियों के मतलाशी थे। मोहब्बतों को तरसता मैं बड़ा होता गया। मेरी महरूमियाँ मेरे साथ साथ थीं। शादी से पहले की मोहब्बतें छुप छुप कर मुलाकातें करना मुझे हमेशा नफ़रत अंगेज़ लगा था। यही लड़कियां चुपचाप कहीं और शादी करके घर बसाएंगे और दोगली ज़िंदगी गुजारते मुझे जैसे महरूमियों के मारे पैदा करेंगे। मेरी वजाहत पर्सनैलिटी ने बहुत सी लड़कियों को मेरी तरफ माइल किया, मगर मैंने बड़ी हकारत से उनको धुतकार दिया। मैं दोगली ज़िंदगी का कायल ना था। शादी और शादी के बाद मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की राहें तो मुतय्यन शुदा थी हमेशा से। अपनी खूबसूरती का एहसास रखते हुए भी मैंने कभी उसे कैश कराने की कोशिश नहीं की। बीबीए का इम्तिहान देकर फरागत महसूस हुई थी कि पापा ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। बाबा से मुझे मोहब्बत तो कभी भी नहीं रही, लेकिन मगर इस बात से भी इनकार नहीं कि वो मेरे वालिद हैं। राबिया अहमद पापा के दोस्त खालिद अहमद की बेटी थी। बड़ी तरहदार, खूबसूरत और ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें और उनके मशागिल, मगर मैं भी तो इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी जानकर उस पर चाहत के फूल निछावर किए थे, मगर क्लब पार्टीज़ के दिलदादा राबिया अहमद मेरी ज़िंदगी की अधूरी खुशियों को मुकम्मल ना कर पाई। लड़ाई झगड़े, मम्मी पापा जैसी ज़िंदगी की मैंने कभी ख्वाहिश ना की थी, मगर मुझे ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी। राबिया को एक शौहर की बजाय एक मोमी मुजस्मे की ज़रूरत थी जो शौहर के हकूक़ अदा करे और राबिया अपने काम बखूबी सर अंजाम देती रहे। ज़हद की आम ने मेरी बुझी आंखों को दोबारा रोशन कर दिया था। अपनी मोहब्बतों के ख़जाने उस पर लौटाने के बाद भी मैं तही ना होता। अपनी औलाद को बहुत सी मोहब्बत देना मेरा अपने आप से वादा था। राबिया की दिलचस्पी अब भी वही थी, मगर अब मुझे उससे कोई सरोकार ना था। ज़हद की मोहब्बत ने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया था। हाँ, मगर एक खाना अंदर कहीं खाली था। औरत की मोहब्बत, चाहत, उल्फत, वाबस्तगी और इजहार का खाना, जिसे राबिया जैसी नामुकम्मल औरत पुर ना कर सकी थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का भयानक तरीन दिन था। ज़ैद राबिया का एक्सीडेंट हुआ था। मेरी अंधेरी दुनिया और अंधेर होती चली गई। सोशल तो पहले भी ना थी, अब आदम बेजार हो गया था। पापा ने अपने कारोबार को चमकाने के लिए राबिया जैसी लड़की को मेरे लिए सिम कत्ल बना दिया था। पापा और उनकी शख्सियत से होती नफ़रत को उन्होंने खुद जगाया था। फिर कभी उनसे बाहर आने को मेरा दिल न चाहा। उस दिन दादा के मजबूर करने पर ही मैंने उनके साथ आया था। बहुत बार शादी के लिए मजबूर कर चुके थे, मगर हर बार उनको टालने में पुरसुकून हो जाता। बिज़नेस बिज़नेस और बिज़नेस, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। मेरी वजाहत और स्टेटस ने बहुत सी औरतों को मेरी तरफ मतवज्जे किया, मगर मेरी तवज्जो उन पर तभी तक रहती जब तक कोई और तवज्जो देने वाली मुझे न मिल जाती। थोड़ी सी दिल लगी से फ़र्क भी क्या पड़ता उन जैसी औरतों को जो खुद मक्खियों की तरह मेरे गिर्द मंडलाती रहती थी। हद से आगे बढ़ने की कोशिश मैंने कभी न की। आप इसे फ्लर्ट भी कह सकते हैं, मगर हाई सोसाइटी के लिए ये कुछ ऐसा बुरा नहीं। उस दिन नैना के साथ मुझे क्लब जाना था। नैना मेरे पार्टनर की बीवी थी जो मुझ में दिलचस्पी रखती थी, मगर ऐसी औरतों से नफ़रत थी मुझे, शदीद नफ़रत, मगर बहुत बड़ी डील थी जो उसी की बदौलत मिलने वाली थी। दादा के साथ इस कस्बे में आना मुझे बहुत खला था। फिर रोती सोड़ती वो छोटी लड़की जो परियों जैसी खूबसूरती की मालिक और मेरी चचाजाद थी। मैं झुंझलाने लगा। इसी झुंझलाहट में मैंने उसकी कासनी को बाहर फेंका था। उसका इस्तेजाब और फिर नफ़रत आज भी उसी तरह मेरे हाफजे में नक्श है। चचा की मोहब्बत की शादी, घर छोड़ जाना, ख़ानदान से कट जाना, मुझे कभी भी दिलचस्पी नहीं रही इस किस्से में। डरी सहमी खामोश छोटी लड़की आहिस्ता आहिस्ता घर में एडजस्ट होने लगी, घुलने मिलने लगी। निदा और रिदा के साथ उसकी गाड़ी चलने लगी थी। मुझसे उसकी ज़्यादा बातचीत ना होती थी। मैं खुद भी लिए दिए अंदाज में रहता।
डंगा वाले घर में उसे होशो खर्च से बेगाना देखकर कुछ देर के लिए मैं परेशान ज़रूर हो गया था, मगर फिर अपनी दिलचस्पियों में खोकर उसे और उसकी कैफियत को बिल्कुल भूल गया। फिर न जाने क्या हुआ था, वो उसकी खूबसूरती थी, मासूमियत थी या कामलियत, कि मैं उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। खूबसूरत औरतें तो बहुत थीं मेरे इर्द गिर्द, फिर उसमें ऐसा क्या था? खुद से भागने लगा था मैं। वो बहुत छोटी थी मुझसे। उस पर निगाहें डालता तो शर्मिंदगी ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेती। मेरा रवैया खुद ब खुद बदलने लगा था। किसी और को महसूस हुआ या नहीं, मेरे दोस्तों ने बहुत महसूस किया था। कभी मुझे उससे बेपनाह नफ़रत महसूस होती, बेइंतहा नफ़रत, मगर उस दिन उसे लफ्ज़ों के तीरों से छलनी होते देखकर मुझे ऐसा सर्द बर्फ़ जैसा शख्स भी पानी पानी हो गया था। लेकिन उससे हमदर्दी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। दादा, उसने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। क्या हमेशा इसी तरह मुझे बेबस किया जाएगा? उससे महसूस होती नफ़रत उबल उबल कर बाहर आ रही थी। ठुस अंदाज में बेड पर बैठे वो ऐसे सुकून से बैठी थी जैसे अपनी नहीं किसी और की शादी में शिरकत करने आई हो। नफ़रत और गम और गुस्से के बावजूद चच्ची ने उसके लिए शॉपिंग की थी। दुनिया दिखावे कोई सही, सब कुछ उसके ख़ानदानी मेयार का था। रिदा का रवैया उसके साथ अच्छा था। वहीं अभी उसे नुमान रहीम के कमरे में छोड़ गई थी। कमरे में आते ही उसने सुर्ख कपड़ों और ज़ेवरात से ऐसे छुटकारा हासिल किया जैसे साम बिच्छू हों। उस कमरे में वो एक बारी आई थी, मगर नफासत से सजी हर चीज़ उसे अजबर थी। हल्के नीले पर्दे, अलमारी, डेको, पेंट का फर्नीचर और कंप्यूटर एक नागवार बोझ की सूरत में मुसल्लत की गई। उसकी हस्ती अपनी बेकदरी पर मातम कुना थी, मगर आंखें खुश थी। इस छोटी उम्र में जितना उसने उम्र ज़िंदगी बरती थी, उससे बहुत ठहराव आ गया था उसके अंदर। मगर ये ठाठे मारता इज़्तिराब कैसा था जो अंदर ही अंदर उससे टकरा रहा था। रात के तीसरे पहर थकन से चूर वो अंदर आया, मगर उसे सुकड़े सिमटे बैठ के एक कोने पर पड़े देखकर शाम के वाक़यात उसके जहन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह चलने लगे। हमेशा की तरह पहले पापा ने और फिर अब दादा ने उसके लिए कोई राह फरार न छोड़ी थी। सारी शाम और फिर रात के 3 पहर बाहर गुजार कर उसने जो ही कमरे में कदम रखा, इस तरह न मैं उसके दिमाग को खुलाने लगी। उसको देखकर एकदम ही भग से दिमाग उड़ाता, तनफन करता। वो उसके करीब आया, हाथ बढ़ाकर एक झटके से बाजू पकड़ा और अपने रूबरू खड़ा कर लिया। इरादा बेड से उठाने का था। नींद के खुमार से बोझल खुजलाई आंखें मतविश होकर कुछ और फैल गई थी। बेख्तियार एक चीख उसके अलग से बरामद हुई, साथ ही अजानी अंदाज में चिल्लाने लगी, डोंट टच मी, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। ध्यान की खिड़कियों से झांकती 6 क्लास की वो खौफजदा लड़की अध खुले दरवाजे की दराज से अंदर झांक रही थी। माँ अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश में बेहाल थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम क्या समझते हो हमेशा अपनी मनमानी करोगे, हमेशा अपनी मर्जी? वो मुसलसल चीख रही थी। जब भी उसने हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। डोंट टच मी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बंद करो ये फजूलियात। मुझे भी शौक़ नहीं है तुम्हें छूने का, कहीं भी जाकर लेट जाओ, बेड खाली करो। उसके हाथों की मजबूत कड़ी गिरफ्त तले फड़फड़ाते उसके लब यकदम साकित हुए थे। उसके मजबूत हाथ अभी तक उसके होंठों पर थे। उसने हाथों से उसे परे धकेलना चाहा, जब उसने झटके से खुद ही छोड़ा था। अपनी बेख्तियार हरकत पर उससे शर्मिंदगी होने लगी। माजी के दरीचों से झांकता यह वाक़या बहुत बार उसने सोचा था, मगर मतलब हकीकत आज आया हुई थी। उसने अपने आप को पढ़ाई में बहुत मसरूफ़ कर लिया था। 3rd ईयर में साइकोलॉजी और सोशल वर्क्स उसने के मज़ामीन थे। घर वालों का रवैया वैसा ही था। रिदा की उसके साथ गाड़ी चलने लगी थी तो वो मुखलिस सी लड़की हमेशा उसे बहलाने की कोशिशों में थी। अब दादा का रवैया भी खासा बदल गया था, बल्कि मूड होता तो उससे ढेरों ढेर बातें करते। नुमान और उसके बीच अनदेखी दीवार ने उनके रवैयों को एक दूसरे से सर्द और बर्फ़ कर दिया था। मगर यहाँ उनके रवैयों को जांचने वाला था कौन? चच्ची, जो इतनी बेखबर थी कि उन्हें पता नहीं था कि वो इस बड़े घर में मौजूद भी है या नहीं। नुमान रहीम ने अपने आप को बिज़नेस में और मसरूफ़ कर लिया था। उसके आने से पहले वो सो चुकी होती और उठने से पहले कॉलेज चली जाती। उस दिन रिदा की पुरस्कार सरगर्मियाँ उसे मशगूल कर रही थी, जो केक, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रियाँ और क्या अला भला उसके कमरे में ला ला कर रख रही थी। रिदा, ये क्या है सब कुछ यहाँ? मेरा मतलब है किसकी सालगिरह है? इतनी बेखबर हैं आप, मेरी सालगिरह का भी इल्म नहीं। मैंने कहा घर में और तो कोई है नहीं कि उन्हें आपके साथ सेलिब्रेट की जाए। जल्दी से मेरी पसंद के कपड़े पहन कर आइए। उसने खुद ही अपनी पसंद का ड्रेस सेलेक्ट किया और उसे थमाकर उसे ड्रेसिंग रूम में धकेल दिया। सुर्ख ब्लैक कम्बिनेशन के बौतीक के सूट में उसका सरापा बाहर मालूम हो रहा था। रिदा ने उसके नाना करने के बावजूद उसके लंबे बाल खोल दिए थे। कभी हमारे लिए भी एहतमाम होना चाहिए। आज की सारी तैयारी मेरे नाम। उसके झिझकने पर उसने कहा, अब आप ये कैंडल्स इस पर लगाएं, मैं अभी आई। कैंडल्स उसको थमाकर वो जल्दी से बाहर निकली। घुटने गलीन पर टिकाए वो बहुत ध्यान से कैंडल्स जला रही थी जब दरवाज़ा खुला और कोई उसके करीब आकर खड़ा हो गया। देखो रिदा, सब कैंडल्स जला दिए, अब क्या करना है?
کینڈل جلا کر اس نے سر اوپر اٹھایا اور کڑے تیور لیے. اسے کھڑے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی. بریف کیس صوفے پر اچھال کر وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا. کیا تماشا یہ سب؟ اتنا فالتو سمجھ لیا کہ آپ کے اشوے و غمزے دیکھنے کے لیے ضروری میٹنگ چھوڑ کر دوڑا چلا ہوں. کیا بیماری ہے تمہیں؟ اس کے انداز اسے دہلائے دے رہے تھے مگر اپنا قصور بہت غور کرنے پر بھی نظر نہ آیا. بات سمجھنے سے قاصر وہ ساکت کھڑے تھی. اس کے ماتھے کی پھڑکتی رگ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ پیچھے سرکتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی. پانیوں سے بھری نین کٹورے چھلکنے کو بےتاب تھے. فریدہ کی سالگرہ. الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے. نعمان بھائی کیسا لگا سرپرائز؟ آپ کی سالگرہ مجھے یاد تھی ہمیشہ کی طرح. آپ اپنے جھونک میں بولتی وہ اندر آئی مگر حالات کی سنگینی اور فضا کی خاموشی محسوس کر کے آدھا جملہ بول ہی نہ پائی تھی. ریم کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا. ان دونوں کا رویہ اس کے سامنے تھا اس لیے اس نے ان کے لیے سرپرائز ارینج کیا تھا. اسے ریم کی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جلدی آنے کو کہا تھا اور یہی غلطی اس سے ہوئی تھی. وہ اس سارے قصے سے یکسر لائم تھی. نعمان رحیم کو شرمندگی نہ گھیرا. اپنے سخت و کرخت الفاظ بار بار پچھتاوا دے جاتے. بڑی مشکلوں سے اس نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالا تھا. بہتے آنسوں کو چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے منہ موڑ لیا. اس نے شرمندگی سے بچنے کو ردا کو پکارا. کیک کو کس چیز سے ذبح کرنا ہے؟ چھری کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھما کر اس نے ردا سے دریافت کیا تھا. ردا کیک تو ہو گیا ختم. اب جلدی سے تیار ہو جاؤ. آج ڈنر میری طرف سے اور تمہاری پسند کا ہوگا. شگفتہ لہجے میں کہتے وہ اٹھا تھا. یاہو بس میں ابھی آئی. وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب ردا نے ناک کیا. چلیں. بالوں کی پونی ٹیل بنائے پنک کپڑوں میں وہ بالکل تیار تھی. اس نے کی چین اٹھائے اور منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھا. مجھے کہیں نہیں جانا ردا. میرا کچھ کھانے کا موڈ نہیں. پلیز تم چلی جاؤ. ردا نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا. تم گاڑی میں بیٹھو ہم آ رہے ہیں. اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے وہ اس کی جانب مڑا تھا. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے. تھوڑی دیر قبل کی گئی انسلٹ کسی طرح بھی نظر انداز کی جانے والی نہ تھی. ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے. جب وہ اچانک سامنے آیا تھا وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. راستہ چھوڑیے. ہاتھ سینے پر باندھے خاموش کھڑا. وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. راستہ چھوڑیے. وہ نہایت غصے میں تھی لیکن اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اگر نہ چھوڑوں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. اس کے مڑنے سے قبل ہی اس نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور دائیں بائیں ہاتھ ٹکا کر تمام راستے مسدود کر دیے تھے. پہلی بار استحقاق بھری پراشتیاق نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی تھی. انا کہیں جا سوئی تھی. اشوے و غمزے تو بالکل بیویوں والے ہیں. اس کا مسکراتا لہجہ بہت کچھ باور کرا رہا تھا. خف کی بھری نظریں اٹھی اور اس کے لیے قیامت کھڑی کر گئی. اس کی شفاف نرگسی آنکھوں میں ڈولتا اپنا عکس دیکھ کر وہ بے خود ہو اٹھا. درمیانی فاصلے کو کم اور کم کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکا. پرتپش سان سے اسے اتل پتل کرنے لگی. تمہاری خود ساختہ پرہیزگاری. پپا کا چہرہ. تمہاری خود ساختہ پرہیزگاری. وہی منظر پھر تازہ ہوا تھا. دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پرے دھکیل کر وہ چیخی تھی. چھوڑ دو مجھے. چھوڑ دو. پہلی گہری سانس لے کر وہ پیچھے ہٹا. الجھن امیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے وہ کافی پریشان تھا. تھوڑی دیر بعد بالکل نارمل انداز میں وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی. اس کی الجھن مزید بڑھ گئی تھی. شرٹ کی تلاش میں اس نے سب کچھ باہر ڈھیر کروایا تھا. وہ کالج جا چکی تھی. سب سے نیچے پڑی ڈائری اس کے ہاتھ آئی. اچانک اسے یاد آیا ڈنگلا والے گھر میں بے ہوش ریم کے ساتھ وہ کالی ڈائری بھی اٹھا لایا تھا مگر یہاں ڈال کر بعد میں یاد ہی نہیں رہا تھا. اب نہ اسے آفس یاد رہا نہ شرٹ اور نہ کچھ اور. ڈائری پڑھتے پڑھتے بہت سی باتیں اس پر منکشف ہوئی تھی. فائزہ حسن کی بے گناہی. چچا کا با اختیار شخصیت. اپنی مرضی کی خواہش. گھر والوں کا رویہ. فائزہ حسن کی حساس طبیعت اور پھر چچا کے پچھتاوے جو فائزہ حسن نے بھی دیکھ لیے تھے مگر ساری عمر ابراہیم احمد کو تشنگی دیتے دیتے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کر گئی تھی. بہت سی نفسیاتی گروہوں کے ساتھ پلتے بچے اور خاص کر ریم کا رویہ آہستہ آہستہ اسے سمجھ میں آ رہا تھا. اس کا گریز. اس کا فرار. شاید وہ اپنی جگہ اپنی ماں کو دیکھتی تھی. اسے اس سے بے پایا ہمدردی کا احساس ہوا. محبتوں کے معاملے میں وہ بھی اسی کی طرح تہی دست تھی. سائیکیٹرسٹ کو سب کچھ بتا کر وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. نعمان صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی عدم تحفظ اور عدم اعتماد کا شکار ہے. وہ اپنی ماں اور باپ کی ناکام ازواجی زندگی کو کسی طور بھی بھول نہیں پا رہی. شاید وہ بھول بھی جاتی اگر وہی کہانی اس کے ساتھ نہ دہرائی جاتی. نویب کی صورت وہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح گھر میں ذلیل ہوئی. ایک نفسیاتی گرہ ہے جو اس کے اندر ہے. اسے محبت التفات ہمدردی اعتماد اور اعتبار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
उसे ये यकीन दिलाया जाए कि तुम नबील नहीं बल्कि नुमान हो। तुमने उसे उस कहानी का हिस्सा बनने से रोका है जो उसका माजी रही है। उसे इस बात का एतमाद दिया जाए कि उसकी माँ बेगुनाह थी और ये सब तस्लीम कर चुके हैं। उसका बाप अगरचे बुरा कर चुका था मगर फिर भी पछतावा उसका मुकद्दर रहा और फ़ाइज़ा हसन उससे मोहब्बत हो जाने के बाद भी इस बात का इकरार न कर पाई। आपका कहना है कि उसकी एक बहन भी है, उससे मिलवाइए ताकि वो आपको बिल्कुल अपना समझने लगे। उसकी बातों को गौर से ज़हन नशीन करता वो पूरे एतमाद से उठा था। थैंक्स अ लॉट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। डॉक्टर से हाथ मिलाकर रुखसत होते उसका अंदाज़ पुरसोच था। एक कप चाय मिल सकती है? वो रिदा के साथ टीवी लाउंज में बैठी थी। जब वो इस्तफार करता उसके साथ ही सोफे पर टिक गया था। लापरवाह अंदाज थकावट से भरपूर था। रोज सुखन चुके उसी की जानिब था, सो उसे उठना पड़ा। चाय बनाकर लाई तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे में चले गए हैं, कह रहे थे सर में दर्द है, वहीं दे आओ। रिदा उसे बताकर फिर टीवी में मगन हो चुकी थी। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में जूतों समेत बेड पर लेटा वो शायद सो चुका था। दो आवाज़ें देने पर भी वो ना उठा तो मजबूरन बाजू हिलाकर उसे मतवज्जे किया। जब सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गाड़े वो उसे देखने लगा। उसके इस तरह देखने पर वो पजल हुई थी। उथल पुथल होती धड़कनों का शोर उसे कानों में सुनाई दिया। चाय ले लें? बेड की साइड दराज में देखो, शायद कोई टैबलेट हो, सर में शदीद दर्द है। थके थके अंदाज में उसे कहकर वो बैठा। चाय का कप थाम कर चुस्की ली। खामोशी से टैबलेट निकाल कर उसके हाथ पर धरी थी। डिनर के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम करना चाहता हूँ, लाइट ऑफ कर जाना। खाली कप उसके हाथ से लेकर लाइट ऑफ करके वो बाहर आ गई थी। दिल अभी तक कानों में धड़क रहा था, न जाने ऐसा क्या था उसकी निगाहों में। सारी लाइट्स ऑफ करके वो अंदर आई। उसे उसी पोजीशन में लेटे देखकर यकबारगी सहम कर उसके माथे पर हाथ धरा। दूसरों की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर वो उसी तरह परेशान हो जाया करती थी। बुखार से जलती पेशानी से उसकी हथेली दहक उठी थी। उसे बेसुध पड़े देखकर उसको परेशानी होने लगी। बुखार की मेडिसिन हाथ में लिए वो उसे जगा रही थी। मेडिसिन ले लें, आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, बल्कि ठहरे पहले थोड़ा कुछ खा लें फिर मेडिसिन लीजिएगा। उसके हमदर्दाना रवैये ने उसके अंदर ठंडी लहरें दौड़ा दी थी। उसका केयर करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फ़ायज़ा आंटी और इब्राहिम अंकल की बदौलत मेडिसिन के मुतालिक तो तुम अच्छा खासा जानती हो, है ना? उसके सरसरी लहजे में पूछे गए सवाल पर उसके चेहरे पर तारीक साया लहरा गया था। बगैर जवाब लिए वो लेट चुका था। उन्हें कैसे पता कि माँ डॉक्टर थी? वो उलझी सी थी। कॉलेज से छुट्टियां थी इसलिए घर पर ही सारा वक्त गुजरता। उसकी कोशिश होती कि उससे कम सामना हो, मगर नुमान उसे बार बार अपने किसी काम में उलझा देता। मेरी शर्ट्स के बटन गायब हैं, क्या इसी तरह बगैर बटनों की शर्ट के ऑफिस चला जाऊं? पहले तो चची या रिदा कुछ ख्याल कर लेती थी, मगर अब खैर देखो, मेरी हाफ वाइट शर्ट के बटन गायब हैं। उसने झुंझलाकर उसे आवाज़ दी और कई शर्ट्स उसके तरफ उछाल दी। खुद वॉशरूम में बंद हो गया था। बटन लगाकर उसने जो ही बेडशीट झाड़ने को तकिया उठाया, डायरी उसके हाथ आई थी। उस डायरी को उसके तकिए के नीचे देखकर उसकी सांस गले में अटक गई थी। क्या वो सब कुछ पढ़ चुके हैं? माजी एक लटकती तलवार की तरह उसके सर पर मुसल्लत था। तौलिया कंधे पर डाले गीले बालों से पानी छिटकते वो न जाने कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वो उसकी तरफ मुड़ी। ये डायरी यहाँ मैं लाया था। बहुत ठहर ठहर कर उसने बोलना शुरू किया था। सारी उम्र में अपने अकेलेपन का सोग मनाता रहा, मम्मी पापा की बेअतनाइयों का शिकार रहा, अपने आप को मजलूम और उन्हें जालिम ख्याल करता रहा। मगर ये डायरी पढ़कर मालूम हुआ कि तन्हाइयाँ कैसी होती हैं। ऐसी तन्हाइयाँ जिसमें आपके मुकद्दर की स्याही भी शामिल हो, जिसमें अपनों की बेअतमादी हो, बुरा रवैया हो, जो फ़ाइज़ा हसन ने सहा। अगरचे उसका कसूर कुछ भी ना था, लेकिन उसने लंबी मुसाफत तय की, लेकिन साया उसे फिर भी नसीब ना हो सका। और इब्राहिम अंकल मोहब्बत पा कर भी तहे दामा रहे। सारी उम्र मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं, छीनने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी है। लेकिन जब इब्राहिम अंकल को इस बात का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। वो कभी अपनी मोहब्बत की शिद्दत फ़ायज़ा के सामने ज़ाहिर न कर सके, और अगर की भी तो फ़ायज़ा हसन ने उसका यकीन नहीं किया। लेकिन इस सारे किस्से में अगर इग्नोर हुए तो बच्चे, तुम्हारी सारी महरूमियाँ फ़ायज़ा आंटी ने शिद्दत से महसूस कर ली थी, लेकिन तब कुछ भी ना बचा था, कुछ भी नहीं। बहुत देर बाद उसे सच्चा हमदर्द और गमगुसार नज़र आया था। आंखों से बहते आंसू को उसने रोका ना था। कोई तो था जो उसकी माँ की बेगुनाही पर यकीन रखता था, कोई तो था जो उसकी महरूमियों को समझता था। यकबारगी उसके सीने से लगी हुई हिचकियों से रो रही थी। उसने उसे रोने दिया। नहायत आहिस्तगी से उसने उसके गिर्द हसार बांधा था। उसके रोने में कुछ और शिद्दत आई थी। एक बच्चे की तरह मजबूती से उसे जकड़े वो चले जा रही थी। मेरे दिल के अंदर एक गोशा बहुत देर से खाली वीरान पड़ा है। कोई भी उस कोने को आबाद न कर सका, ऐसा खला जो अभी भी मुझे अपने अधूरेपन का एहसास दिलाता है। लेकिन तुम्हारे आने से उसकी वीरानी कम हो गई है। हम अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं देंगे जिससे वो किसी महरूमी का शिकार हो। उसे एकदम उससे लाज आई। जल्दी से पीछे हटी जब उसने फिर खींच लिया।
اب نہیں، اس نے معنی خیز اشارے پر اس نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ ہم آج ہی ستارہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہاری ممانی سے میری بات ہوئی تھی، وہ اپنے کیے پر بہت شرمسار ہیں، اور پھر تمہاری نانوں کو بھی تو یقین دلانا ہے۔ سارے خوف، خدشے، وہمیں کہیں جا سوئے تھے۔ ماضی کو ایک تلخ حقیقت جان کر اس نے قبول کر لیا تھا۔ نعمان، رحیم اور نبیل کا فرق واضح ہو گیا تھا۔ رشتوں، ناتوں اور قول و قرار پر جان دینے والا شخص اس کا سچا ہمسفر اور ہمراز تھا۔ ساری گرہیں خود بخود کھلتی چلی گئی تھی۔ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میں کوشش کروں گی اسی طرح کہ آپ لوگوں کو شارٹ ناولٹ پرووائڈ کرتی رہوں، اور آپ لوگ ایسے ہی انجوائے کرتے رہیں۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ شارٹ ناول۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔